हाँ चलो देखो अभी इधर बेटा, देखो हमने कल के लेक्चर में, चलो बोलना नहीं है अभी, इधर देखो बेटा, देखो हमने कल के लेक्चर में बात की थी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की, और कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज द नथिंग बट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने कैसे की? बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। मैंने सिर्फ आपको 2-3 बातें और बतानी है। उसने सिर्फ E/m रेशो डिस्कवर किया था, E/m रेशो बताया था, इतना जो बेटा उसने उठापटक करने के बाद सिर्फ E/m रेशो बात की थी उसने, ना ही उसने इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज बताया था, ना ही इलेक्ट्रॉन का मास बताया था। आज बात करेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज कैसे निकालते हैं, और दूसरी बात हम ये भी निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकालेंगे। क्या हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही E/m रेशो निकाल सकते हैं? क्या अदर जो चार्ज पार्टिकल है, फंडामेंटल जो पार्टिकल है या सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम के अंदर तो बेटा और भी सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी है, तो क्या हम इनका भी E/m रेशो निकाल सकते हैं? तो इसकी भी बात करेंगे बेटा, इनका भी हम E/m रेशो निकाल सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे? जैसे मैंने आपको बताया था कि E/m रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो था 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, कूलम पर ग्राम। हाँ, अगर केजी पर ग्राम में करना है आपको तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी हो जाएगा, कूलम पर केजी। वैल्यूज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा आगे देखो जो डीपीपी आपको दी है ना, उसमें आप जितना टॉपिक हुआ रहा है ना, आपका हो रहा है, जितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करते आते उतने कीजिए आप, ठीक है? मुझे किसी ने मैसेज किया था सर आगे के नहीं आ रहे, बेटा वो टॉपिक जो नहीं हुआ है ना वो नहीं आएंगे आपको, वो जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा। अब जैसे उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे भी है कुछ क्वेश्चन डीपीपी में, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पढ़ाया नहीं ना अभी बेटा, इसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही आने वाला है। तो जैसे जैसे वो टॉपिक आगे आएगा तो उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएंगे करके। बेटा उसी लेवल का पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको जो आएगा वो पढ़ा दे रहा हो बस, और क्वेश्चन भी आपको एकदम लो लेवल के। आप बेटा केमिस्ट्री की दुनिया की कोई भी बुक उठा लीजिए आप, मेरा ये टॉपिक पढ़ाने के बाद में अगर आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो 10 में से 8 क्वेश्चन तो आएगी आपको सॉल्व करते हुए। ऐसा नहीं होगा कि फिर 1-2 क्वेश्चन आएंगे बाकी के नहीं आएंगे करके, बस उस लेवल का पढ़ाता ही नहीं मैं, जो बेटा कंटेंट है वही पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो इधर देखिए, अब बात करते हैं कि जो कैथोड रे ट्यूब थी बेटा, दोबारा से देखो, मैंने बोला था कि लो प्रेशर यूज करेंगे और हाई वोल्टेज यूज करेंगे, तो लो प्रेशर हमने क्यों यूज किया है और हाई वोल्टेज क्यों यूज किया, बस ये बातें बता रहा हूं आपको, ठीक है? इधर देखो, अब थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं। इधर देखिए आप, ये मेरे पास में इस तरीके से कैथोड रे ट्यूब थी, ये हमारे पास एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, जिसे हमने क्या बोला है, कैथोड रे ट्यूब, और इसके अंदर 2 प्लेटें रखी गई थी, ठीक है? इस तरीके से देखिए आप, इसके अंदर 2 प्लेटें हैं, ये एक प्लेट है जो कि हमने बेटा किसको जोड़ा था, उसे नेगेटिव को जोड़ा था। इधर देखिए ना, ये बेटा हमने किसको जोड़ा था, नेगेटिव को जोड़ा था, वाइल जो सेकंड प्लेट है वो हमने किससे जोड़ा था बेटा, पॉजिटिव से जोड़ा था। तो जो पॉजिटिव से जोड़ा है उसे एनोड कहेंगे, जो नेगेटिव से जोड़ा है उसे क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, ठीक है? ये बार आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन दोबारा से देखो बेटा, एनोड और कैथोड आपको समझ में आना चाहिए, एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। अब हमने यहां पे यूज किया था हाई वोल्टेज, क्या यूज किया था बेटा, हाई वोल्टेज। वोल्टेज कितना था रे, दैट इज 10⁴ वोल्ट के अप्रोक्सीमेट था। देखो हो क्या रहा था, जब लो वोल्टेज यूज किया तो ग्लो नहीं आ रहा था। कौन सा ग्लो आना चाहिए, जब कैथोड रेज इमिट होते हैं तो कौन सा ग्लो शो करते हैं बेटा, ग्रीन ग्लो शो करते हैं। समझ में आ रही है बात यहाँ पे? तो यहाँ पे ग्रीन ग्लो आना चाहिए था, तो लो वोल्टेज पे ये ग्रीन ग्लो नहीं आ रहा था। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया गया, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे नियर अबाउट 10,000 वोल्ट, इतने वोल्टेज पे बेटा ग्लो, ग्रीन ग्लो शो हो रहा था। मतलब उससे कम वोल्टेज पे ग्लो आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था। इसका क्या मतलब है कि जो कैथोड रेज है, जो कैथोड से इमिट हो रही है, कैथोड से निकल रही है, वो पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही निकलेगी, लो वोल्टेज पे निकलेगी क्या? अरे 10,000 वोल्ट से कम अगर वोल्ट होगा बेटा तो कैथोड रे इमिट होगी क्या, वहां से नहीं होगी ना। इस वजह से देखा गया कि सिर्फ हाई वोल्टेज पे ही बेटा कैथोड रे इमिट हो रहे थे, मतलब आपको ग्रीन ग्लो शो हो रहा था बिहाइंड दी एनोड, बिहाइंड दी एनोड। क्लियर है? तो इसलिए हमने यहां पे क्या यूज किया गया, हाई वोल्टेज यूज किया गया। हाई वोल्टेज से होता क्या है, इधर देखिए, ड्यू टू हाई वोल्टेज, इधर देखो बेटा, हमने जो हाई वोल्टेज यूज किया है इसके वजह से क्या होता है, ड्यू टू हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, दैट इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड। इलेक्ट्रॉन कहां से इमिट हो गए, कहां से, ओए इलेक्ट्रॉन कहां से इमिट हो गए, कैथोड से। समझ में आ रही ना बात है आपको? इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे, कैथोड से, ड्यू टू हाई वोल्टेज। क्या
क्या होना चाहिए था, यहां पे हाई वोल्टेज होना चाहिए था। तो थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं बेटा, इधर देख लीजिए, ड्यू टू हाई वोल्टेज, ड्यू टू हाई वोल्टेज अ इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, अ इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड। इलेक्ट्रॉन कहां से इमिट हो रहे हैं बोलो? फ्रॉम द कैथोड, फ्रॉम कैथोड। अब मुझे एक बात बताइए, जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी जो है वो कम होगी कि ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि वोल्टेज हमने बहुत ज्यादा सप्लाई किया है। बहुत ज्यादा वोल्टेज होने की वजह से उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी बेटा? बहुत ज्यादा होगी। सो दैट इज द इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, दैट इज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे आप उसे। क्या बोलेंगे? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। और दिस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन विच कोलाइड ऑन द गैस मॉलिक्यूल, वो किससे टकराएंगे? गैस से टकराएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है? बोलो बेटा, गैस है। बहुत ज्यादा गैस है क्या? नहीं, बहुत कम है, क्योंकि हमने प्रेशर कैसे किया है? लो रखा है। लो प्रेशर इसलिए रखा है कि जितना गैस पॉसिबल हो सकता था उसमें से हमने निकाल दिया। अब कम से कम हमने उसमें गैस रखा है, तो जो भी गैस होगा उस गैस मॉलिक्यूल से वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन टक्कर मारेंगे इसको। अगर वो गैस को टक्कर मारेंगे तो गैस में की भी इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देंगे ना बाहर, तो गैस क्या हो जाएगा? आयोनाइज। गैस क्या हो जाएगा? आयोनाइज। सबको समझ में आ रहा है? मैं लिख के भी दे रहा हूं, ड्यू टू हाई वोल्टेज अ इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, दैट इज these are the high energy electron, and this high energy electron and this high energy electron collide का मतलब टक्कर मारना। collide का मतलब क्या होता है? टक्कर मारना, ठीक है। collide on the gas और उसके बाद में क्या होगा? hence gas become ionized, gas get ionized। इसकी वजह से क्या होने वाला है? gas get ionized। गैस क्या हो जाएगा बेटा? आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अरे यार इधर बताइए, इधर देखो आप, मान लीजिए इसके अंदर कोई गैस भरा हुआ है। ये गैस भरा हुआ है, जैसे कि मान लिया हमने हाइड्रोजन है। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन है। अब इसे टक्कर कौन मारेगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। अब ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहां पे हमने हाई वोल्टेज यूज किया है। अगर हाई वोल्टेज ना होता तो क्या इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती? नहीं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होते। समझ में आ रही ना? एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं कैथोड से। अगर लो वोल्टेज हो रहा था तो ग्लो चला जा रहा था। ग्लो जब जा रहा था बेटा, तो इसका मतलब है कि लो वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन कैथोड से नहीं निकल रहे थे, वो हाई वोल्टेज पे ही निकल रहे थे। और हाई वोल्टेज पे जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कहां से? कैथोड से, तो उनकी एनर्जी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। इतनी ज्यादा होगी कि जैसे ही बेटा उनके रास्ते में जो कोई भी आएगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी वो। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड रेज है, यहां से निकला, यहां से निकला बेटा कैथोड से। जैसे ही उसने हाइड्रोजन को टक्कर मारी बेटा, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये एक कैथोड रेज, ये एक कैथोड रेज का इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आया सबको समझ में? क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए, ये जो है ये कौन से रेज है? बोलो बेटा, ये कैथोड रेज है। ये कौन से रेज है? कैथोड रेज। अरे इथे इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट क्या होता है? कैथोड रे। इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोला जा गया है? कैथोड रे। अब मुझे एक बात बताइए, दिस कैथोड रेज नजर आ रहा है आपको? कैथोड रेज ये किधर मूव करेंगे बताइए मुझे आप? एनोड की तरफ जाएंगे या कैथोड की तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ। ये भी बता चुका हूं आपको कि दिस कैथोड रेज मूव टूवर्ड, बोलो बेटा, मूव टूवर्ड एनोड। ये किधर मूव कर जाएंगे बेटा? टूवर्ड एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे। सबको समझ में आया? इसलिए इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर। कैथोड रेज जो है बेटा, कैथोड रेज जो है वो एनोड की तरफ जा रहे हैं। एनोड क्या है? पॉजिटिव है। तो कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ये बातें हम देख चुके हैं। अब दूसरी बात, अब मैंने ये बोला था आपको कि उस दौरान जो कैथोड रेज बन रहे हैं, तो कैथोड रेज के साथ में एक पॉजिटिव रेज भी तो बन रहे हैं। ये जो गैस है, ये गैस जो है बेटा, इसे बोला गया दैट इज पॉजिटिव रेज। क्या बोला गया? पॉजिटिव रेज। अब आप ही बताइए, ये पॉजिटिव रेज एनोड की तरफ जाएंगे या कैथोड की तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी? एनोड से कैथोड। लेकिन एनोड से निकल रहे हैं क्या? वो नहीं निकल रहे। सबको समझ में आ रहा है ना? जैसे कैथोड रेज कैथोड से निकल रहे हैं बेटा, नजर आ गया आपको? ये देखो ना यार, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोला हमने? कैथोड रेज। क्या कैथोड रेज
कैथोड से नहीं निकल रहे क्या? निकल रहे हैं, और बीच में से भी निकल रहे हैं, और ये किधर जा रहे हैं बोलो बेटा? एनोड की तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। अब इसके अंदर जो गैस फिल है बेटा वो क्या बना रहा है बोलो? पॉजिटिव रेज। अरे कौन से रेज बना रहा है? पॉजिटिव रेज। तो क्या पॉजिटिव रेज एनोड की तरफ से निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे। एनोड की तरफ से निकल रहे हैं, यहां से नहीं निकल रहे बेटा, लेकिन वो जा किधर रहे बोलो? कैथोड की तरफ जा रहे। तो उनकी डायरेक्शन क्या दिखेंगी हमें कि वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। हालांकि उन्हें एनोड रेज बोलना गलत हो जाएगा। सबको समझ में आ रही ना बातें? क्यों बोलना गलत होगा? क्योंकि वो उनका ओरिजिन जो है वो एनोड नहीं है। आ रहा है सबको समझ में? अरे बीच में से निकल रहे हैं ना, ये तो बेटा बीच में से भी निकल रही है कैथोड रेज, और कैथोड से भी निकल रहे हैं, इसलिए क्या बोला? कैथोड रे। इससे हम एनोड रे नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा, लेकिन बुक्स में छाप दिया है बेटा। एक्चुअल में बोला जाता है इन्हें क्या बोलेंगे? दैट इज पॉजिटिव रेज। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रे। अब बुक में छापा है तो हम भी छाप देते हैं यहाँ पे, दैट इज एनोड रे। लेकिन हालांकि ये क्या है? गलत है बेटा। अब उनका क्या जाता है छापने को? क्या जाता है? पढ़ना तो आपको है, लेकिन आपको लॉजिकल बात है कि एनोड जो रे है वो एनोड से थोड़ी ना निकल रही है, तो एनोड रे क्यों बोले हम उसे? तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर है सबको बातें? यहां पे हम हाई वोल्टेज इसलिए यूज कर रहे हैं कि उसके अंदर जो गैस फिल है बेटा वो गैस क्या हो जाए? आयोनाइज हो जाए, और एनोड कैथोड रेस की क्वांटिटी और बढ़ जाए। इस वजह से हमने क्या यूज किया है? यहाँ पे हाई वोल्टेज यूज किया है। अगर हाई वोल्टेज ना यूज करते, लो वोल्टेज यूज करते बेटा, तो उसके अंदर जो गैस है, पहले बात तो लो वोल्टेज यूज करेंगे तो कैथोड रे इमिट ही नहीं होगी। कैथोड रे इमिट नहीं होगी तो गैस आयोनाइज होगा क्या? नहीं होगा। तो सबको समझ में आया कि हमने हाई वोल्टेज इज यूज बिकॉज ड्यू टू हाई वोल्टेज अ इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, दैट इज विच इज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, दैट्स विच इज कोलाइड ऑन द गैस मॉलिक्यूल एंड गैस बिकम आयोनाइज, गैस गेट आयोनाइज। और यहां पे देखो गैस अगर आयोनाइज हो रहा है तो ये कैथोड रे बनेगी, ये मूव कर जाएगी एनोड की तरफ, ये मूव कर जाएगी एनोड की तरफ, तो इसे बोलेंगे कैथोड रेज। और एक उसके साथ में और कौन सी रेज बन रही है? पॉजिटिव। हालांकि जो जे थॉमसन का उस वक्त में सिर्फ किसके ऊपर फोकस था बेटा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। पॉजिटिव रेज के ऊपर कोई फोकस था क्या? नहीं। पॉजिटिव रेज के लिए बेटा गोस्टिन ने एक्सप्लेन किया, उसे बोलेंगे हम दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बाद में देखने वाले हैं ना डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो ये बताइए, ये जो पॉजिटिव रेज है बताइए किधर मूव कर जाएगी? एनोड की तरफ मूव कर जाएगी या कैथोड की तरफ? कैथोड की तरफ। दैट इज मूव टूवर्ड दिस, मूव टूवर्ड दैट इज कैथोड, मूव टूवर्ड दी कैथोड। ये कैथोड की तरफ मूव कर जाएगी, इसलिए हमने इसे क्या बोला है? एनोड रे बोला है। क्या बोला है? एनोड रे। आ गया सबको समझ में? क्लियर है? अब बात करेंगे कि हमने लो प्रेशर यूज किया, क्यों किया? अगर हाई प्रेशर यूज करते तो क्या होता? देखो अब मुझे एक बात बताइए, हमने जो लो प्रेशर यूज किया है, अगर हाई प्रेशर अगर यूज करते हम तो गैस की डेंसिटी बढ़ जाती। आपको पता है ना पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इधर देखो बेटा, इधर देखो आपको पता है कि दैट इज द पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। मैं आपको गैसेस स्टेट में पढ़ा दूंगा। इसे कहते हैं बेटा दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे? आइडियल गैस इक्वेशन। ये है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, और आर क्या है? गैस कांस्टेंट है, टी इज टेम्परेचर। टी इज क्या होता है? टेम्परेचर। अगर ये देखो एक आइडियल गैस इक्वेशन है, ये बताती है हमें प्रेशर का वॉल्यूम के साथ में, प्रेशर का नंबर ऑफ मोल्स के साथ में, प्रेशर का टेम्परेचर के साथ में रिलेशन। क्लियर है? बाद में बात करेंगे डिटेल में, सिर्फ अभी इतना ध्यान रखिए कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर मैंने इस आइडियल गैस इक्वेशन में, इधर देखो बेटा, अगर हमने क्या कर दिया, इधर देखो आर, वी, आर और टी, ये जो है वॉल्यूम, और ये आर तो कांस्टेंट है, इसे गैस कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये कांस्टेंट रख दिया, ये तीनों मसाला अगर हमने कांस्टेंट रख दिया, देखो वी आर टी क्या रख दिया बेटा? कांस्टेंट। वी आर टी इज इक्वल टू क्या रख दिया हमने? कांस्टेंट। अगर वी आर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट रखा तो पी किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? एन को। तो बेटा देखो यहां पे दैट्स व्हाई दैट इज द पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। आगे सबको समझ में? अब सवाल ये है कि ये जो है पी है ये प्रेशर है, अरे पी क्या है? प्रेशर है, और एन क्या है? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके मोल्स है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स गैस के, क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन है तो किसको अप्लीकेबल है? गैसियस और वेपर फेज को ही अप्लीकेबल है। नंबर ऑफ मोल्स जो निकालते हैं हम, ओए नंबर ऑफ मोल्स जो निकालेंगे बेटा वो हम सिर्फ गैसियस और वेपर फेज के लिए ही निकालते हैं, वॉल्यूम के टर्म में। किसके टर्म में? वॉल्यूम के टर्म में। तो एक बात आपको क्लियर होगी यहां से कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको बेटा? एन को। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। सबको समझ में आ रहा है ना? अरे प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। सबको समझ में आया? जैसे कि बेटा हमने क्या लिया, एक 10 बाय 10 का रूम है,
उस 10 बाय 10 के रूम में मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोग हैं मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है, आराम से बैठेंगे, आराम से बैठ सकते हो, उसमें बैठ सकते, लेट सकते, सो सकते हो, सो सकते कि नहीं, समझ में आ रही ना बातें आपको। तो कोई प्रेशर ज्यादा होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है। अब क्या किया हमने, वो 10 बाय 10 के रूप में हमने 50 लोगों को अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, 50 लोगों को अंदर डाल दिया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि बेटा वो दीवारें टूटने लग जाएगी। अब समझ में आ रही ना बात, अरे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो बेटा जब आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या उल्टा बोलिए प्रेशर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्लियर है ना? गैस क्या होता है, एक्सपांड कर जाता है और कॉम्प्रेस भी कर जाता है। अगर आपको गैस अगर कॉम्प्रेस करेंगे आप, नहीं समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, नहीं 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 छोड़िए इधर। ये मेरे पास में एक कंटेनर है, एक क्या है बेटा, कंटेनर है, इसका वॉल्यूम नजर आ रहा है, जो कुछ भी हो वॉल्यूम हमने माना है फिक्स है। अब देखो इस कंटेनर में ये गैस है, ये क्या है बेटा, गैस है। क्लियर है बात, यहां पे ये गैस है। अब गैस, अब इतना जो गैस होगा ऐसा तो नहीं होगा ना एक कोपरे में जाके बैठा रहेगा चुपचाप, नहीं ना, पूरा जितना वॉल्यूम होगा कंटेनर का या सिलेंडर का उतना वॉल्यूम क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर लगाया प्रेशर, क्या लगाया आपने, प्रेशर, देखो इधर दिख रहा है ना आपको, ये मैं यहां से देखो ये ऐसे प्रेशर लगा रहा हूं तो गैस कंप्रेस होने लगेगा। अरे गैस क्या होने लगेगा, कंप्रेस। आप फील तो कर पा रहे हैं ना बेटा, ऐसे अगर मैं ऊपर से यहां पे ऐसे प्रेशर लगाऊंगा तो ये गैस के मॉलिक्यूल इस कॉर्नर पे आने लगेंगे। तो देखो कुछ देर के बाद में जैसे ही हम यहां पे प्रेशर लगा रहे हैं, यहां पे देखो तो ये गैस के मॉलिक्यूल कुछ इतनी सी छोटी सी स्पेस में आ जाएंगे। अरे आएगी कि नहीं आएगी, देखो ना यार, इस तरीके से जैसे हमने ये देखो यहां से प्रेशर बढ़ाया तो गैस के मॉलिक्यूल एक छोटे से वॉल्यूम में आ गए। तो छोटे से वॉल्यूम में जब गैस के मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो गया यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो गए, ज्यादा हो गए। कैसे ज्यादा हुआ है, प्रेशर बढ़ाने की वजह से। प्रेशर कम करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो समझ में आ रहा है ना, प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, प्रेशर घटाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल घटेंगे। मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। प्रेशर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, प्रेशर घटेगा तो नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे। आगे सबको समझ में क्लियर है ना? अभी तो वही तो बोल रहा हूं ना मैं यहां पे बेटा, प्रेशर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर प्रेशर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो बताइए डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? अरे बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बढ़ जाएगी। सबको समझ में आया ना? मैंने क्या बोला आपको कि अब आप 10 बाय 10 के रूम में 5 लोग हैं तो डेंसिटी कम है, मास पर वॉल्यूम क्या है वहां पे, कम है। अब हमने वो 10 बाय 10 में अगर 50 से 100 लोग अगर डाल दिए अंदर तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना डेंसिटी। तो वही तो बोल रहा हूं, प्रेशर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। किसकी डेंसिटी बढ़ेगी, गैस की। तो यहां पे लिख दूं क्या, यहां पे ऐसे लिख दूं क्या, डेंसिटी ऑफ गैस, क्या बोलेंगे आप, बोलो, डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस। ये इसका मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस। सबको समझ में आया? अब देखो, अब इस क्लासरूम में मान लीजिए 20-25 लोग बैठे हैं तो बाकी की 100 चेयर तो खाली होगी ना। और अगर कोई आता है बाहर से तो उसे बैठने के लिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई अड़चन होगी क्या, नहीं, चुपचाप से आएगा, बैठ जाएगा वो। समझ में आ रहा है? अब इतने लोग बैठे हुए, कोई आएगा तो किसको जगह मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी ना, क्योंकि डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो डेंसिटी बेटा, फिर अगर उसे पीछे जाना हो तो बेटा पीछे जाने के लिए ये रास्ता है, लेकिन मान लीजिए रास्ता नहीं है, यहाँ पे डेंसिटी पूरा पैक है सीट, तो जा पाएगा क्या उधर, वो नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी कम होती तो आसानी से पहुंच जाता, उसे जाना होता। समझ में आ रही ना बातें आपको? आप अगर ये चेयर अगर चिपका देंगे बेटा, ऐसे जोड़ देंगे, तो आप मुझे बताइए मैं जा सकता क्या पीछे, नहीं जा सकता ना। तो मेरी जो वेलोसिटी है वहां पे जाने की कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब, जब डेंसिटी बढ़ेगी। अब यहां पे दूर दूर हटा दिए तो आराम से जा सकता हूं। क्लियर है? तो जब हम गैस की डेंसिटी बढ़ाते हैं, मतलब प्रेशर बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, प्रेशर, तो गैस की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जो हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबको समझ में आया या नहीं आया? आया सबको समझ में? मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं कैथोड से और जाना है उसे एनोड पे, तो बेटा क्या वो अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि गैस की डेंसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब गैस की डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, वो गैस बेटा टक्कर तो इलेक्ट्रॉन टक्कर तो मारेंगे, इलेक्ट्रॉन टक्कर तो मारेगा यहां पे, लेकिन उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे सबको समझ में? ड्यू टू लो प्रेशर, ये देखो यहां पे लिख के बता रहा हूं बेटा आपको, यहां पे लिख के बता रहा हूं आपको। अगर आपने कैथोड रे ट्यूब में अगर लो प्रेशर यूज किया तो इधर देखिए, ड्यू टू
ड्यू टू हाई प्रेशर, ड्यू टू हाई प्रेशर, क्योंकि प्रेशर तो हमने कैसे यूज किया है, लो 10⁻³ एटमॉस्फेयर के आसपास यूज किया है, लो प्रेशर यूज किया है ना। अगर हाई प्रेशर यूज करते, ड्यू टू हाई प्रेशर, ड्यू टू हाई प्रेशर डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, एंड द वेलोसिटी, एंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, किसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की, नहीं नहीं नहीं, गैस की, नहीं इलेक्ट्रॉन की, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। डेंसिटी किसकी बढ़ रही है, गैस की। अगर गैस पूरा डेंसिटी, अगर डेंसिटी बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल आ जाएंगे ना, तो उसकी रफ्तार को क्या कर देंगे बेटा, वो कम कर देंगे। रफ्तार मतलब वेलोसिटी, समझ में आ रही ना बातें, क्यों नींद आ रही है क्या? घर से पूरा अच्छे से सो के आया करो, 6-7 घंटे की नींद लेके आया करो, नहीं तो रात भर जागते हैं बच्चे, 12-12 बजे तक के जागते हैं बच्चे, और बाद में यहाँ पे आके क्या लेते हैं। चलो ठीक है, मैं बोलता भी नहीं उसको क्या बोलते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से पता है। तो बेटा रात में जल्दी 10 साढ़े 9 बजे के आसपास सो जाया करो, तो जल्दी थोड़ा सा उठा करो आप, ठीक है। और थोड़ा सा उठने के बाद में थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक वगैरह किया करो, मतलब दिन भर आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होगा। नहीं तो फिर वही, फिर नींद आ रही है, सो रहे हैं, क्या मतलब की बात है, ठीक है। सबके लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तेरे लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना, ये बाकी बच्चे के दूध के धुले थोड़ी है, ये भी करते हैं वैसा। चलिए इधर देखिए, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीजेस। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। अब सवाल ये हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि जिधर भी देखेंगे आयंस बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, आयन। और फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन उसे कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। मैंने बताया था आपको, मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा। और प्लाज्मा में आयंस रहते हैं, प्लाज्मा में क्या रहते हैं, आयन। तो क्लियर है, ड्यू टू हाई प्रेशर डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ये पूछा जाएगा आपको, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा स्टेट। बेटा यहां पे प्लाज्मा स्टेट बन जाती है, जो कि बेटा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या होती है, बैरियर, रुकावट डालती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्लियर है बात यहां पे? आगे सबको समझ में है कि हमने हाई वोल्टेज क्यों यूज किया, क्योंकि हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, कहां से, कैथोड से, जो टक्कर मार रहे हैं किसको, गैस को, और गैस उसकी वजह से क्या हो रहा है, आयोनाइज, गैस क्या हो रहा है, आयोनाइज। क्लियर है बात यहां पे? लो प्रेशर क्यों यूज किया है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा हो गया, मतलब हाई प्रेशर अगर यूज किया तो फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ गैस बढ़ रही है, तो वो जो कैथोड रेज है उन्हें जाना था एनोड की तरफ, तो वो एनोड की तरफ सारे के सारे रेडिएशन नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर रेडिएशन अगर बेटा कहां पे पहुंच नहीं पाएंगे, एनोड की तरफ, तो ग्रीन ग्लो शो होगा क्या, नहीं। तो वो जो रेडिएशन है वो इनविजिबल तो इनविजिबल ही रहेगी, मतलब आप उसे डिटेक्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो क्लियर है बात, अभी सबको समझ में आया कि हमने यहां पे लो प्रेशर यूज क्यों किया और हाई वोल्टेज क्यों यूज किया, तो ठीक है, सबको समझ में आया। अब बात करते हैं बेटा, अब बात करते हैं कि E/m रेशो कैसे निकाला गया। अब बात करेंगे E/m रेशो कैसे निकाला गया। देखो मैंने आपको कल ही बताया कि E/m रेशो कैसे निकाला गया। देखो E/m की जो वैल्यू आई थी वो आई थी बेटा, क्या आई थी, E/b²/r आई थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसे पता थी, मैग्नेटिक फील्ड उसे पता थी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उसे पता था, तो उसने E/m निकाला था। पता है ना आपको E/m कैसे निकाला था? बेटा मैंने बोला था आपको कि जब इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन से मूव कराया गया मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका पाथ क्या था, हाइपरबोला। क्या बोला, हाइपरबोला। और मैग्नेटिक फील्ड में वो 2 पाथ फॉलो करता है। अगर हमने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ। और थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 तो कौन सा पाथ, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। ये बात हो चुकी है कल। अब इधर देखो बेटा, तो उस पर से उसने, किसने, जे थॉमसन ने सिर्फ क्या निकाल पाया था, बोलो बेटा, E/m, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये कूलम पर ग्राम थी बेटा, ये किसमें थी, कूलम पर ग्राम में। अगर आप उसको केजी करना है, उसका केजी करना है तो 10⁻³ से क्या करेंगे, आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10⁻11 हो जाएगा, 10⁻11 कूलम पर केजी हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी यही रखता हूं, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये क्या है, E/m। मुझे एक बात बताइए, ये E क्या है, ये E क्या है बेटा, बोलो, अरे ये E क्या है, बोलो रे,
चार्ज है, किसके ऊपर का चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेटा, दीज आर द चार्ज। ये क्या है? चार्ज। और ये क्या है बोलो? मास है। ये क्या है? मास। तो इसे क्या बोलेंगे आप? E/m रेशो। क्या बोलेंगे? E/m रेशो। और इस E/m रेशो को इधर देखो बेटा, इसे बोलते हैं E/m रेशो, मतलब चार्ज टू मास रेशो। और चार्ज टू मास रेशो को ही क्या बोला गया है यहाँ पे? दैट इज स्पेसिफिक चार्ज। कौन सा चार्ज बोलेंगे आप इसे? स्पेसिफिक चार्ज। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या है? हाँ, वहां पे कीजिए क्या? ओके ओके ठीक है, एक मिनट। हाँ, एक मिनट रुको। यहां पे क्या है? केजी। ओके ओके, केजी। हाँ चलिए ठीक है, यहां पे क्या है? केजी है। 8 × 10⁸ कूलम पर केजी। कूलम पर केजी, बरोबर है। केजी का ग्राम में करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, तो तब 10⁻11 हो जाएगा। लिख देता हूं अभी, चलिए। हाँ बोलो। 1.76 × 10⁻11 कूलम पर ग्राम। अब हो जाएगा कूलम पर ग्राम, कूलम पर ग्राम, क्योंकि 1 kg = 1000 ग्राम होता ना, तो वही बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसे। अगर हमने 10⁸ है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे उसे, तो वो हो जाएगा 10⁻11। 10⁻11। चलो ठीक है, कई बार हो जाता है। ये सबको समझ में आ गया? ये E क्या है बेटा? चार्ज है। M क्या है? मास है। और E/m को क्या बोलेंगे? E/m रेशो, आल्सो कॉल्ड एज दी स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना है? 1.76 × 10⁸ कूलम पर केजी और 1.76 × 10⁻11 कूलम पर ग्राम। कूलम पर ग्राम। क्लियर है? अब आगे देखिए बेटा, अब बात करेंगे क्या हम E/m रेशियो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही निकाल सकते हैं? किसी का भी निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर का जो चार्ज था या मास था बेटा, जे थॉमसन नहीं निकाल पाया, लेकिन उसने क्या बताया था? E/m रेशियो बताया था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज किसने निकाला? सो दैट इज R.A. मिलिकन। उसने एक ऑयल ड्रॉप मेथड यूज की बेटा। उस ऑयल ड्रॉप मेथड का यूज करके उसने निकाला चार्ज। किस पर का चार्ज? इलेक्ट्रॉन पर का। कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम। पहले ही बता चुका हूं आपको। चलो अब बात करते हैं बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ, इधर देखिए आप, अब बात करेंगे दैट इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज। डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज, इधर देखो बेटा, अब हम चार्ज निकालने वाले हैं। दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज। किसके ऊपर निकालना है बेटा चार्ज? बोलो, किसके ऊपर निकालना है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किस पर चार्ज निकालना है आपको? इलेक्ट्रॉन। बाय विच मेथड? बाय ऑयल ड्रॉप मेथड। बाय ऑयल ड्रॉप मेथड, इसे कहा जाता है मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। क्या बोलेंगे बेटा उसे? बोलो, दैट इज मिलिकन। R.A. मिलिकन होता है मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। ऑयल ड्रॉप मेथड। देखो यहां पे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर कर डाला बेटा, लेकिन उस पर का चार्ज नहीं डिस्कवर कर पाया। सिर्फ उसने चार्ज टू मास रेशियो बताया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा गया तो कोई आंसर नहीं, मास पूछा गया तो कोई आंसर नहीं। लेकिन अब देखो, अब हम यहां पे चार्ज निकालेंगे। किस पर का चार्ज निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन पर का। किसने निकाला था? मिलिकन ने। और उसे नाम दिया गया है मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, या एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसे। मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, या फिर क्या बोलेंगे बेटा उसे? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? R.A. मिलिकन है। R.A. मिलिकन ने बेटा 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया था, और 19th सेंचुरी में, मतलब 1901 के आसपास या उससे थोड़ा बहुत पहले, मतलब 1898 तक R.A. मिलिकन ने क्या किया? इधर देखिए आप, R.A. मिलिकन ने बेटा एक कंटेनर लिया। कैसे? इधर देखिए, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। एक कंटेनर लिया इस तरीके से, एक बड़ा कंटेनर लिया इस तरीके से। उसने क्या किया? इस कंटेनर में 2 प्लेटें रखी। एक इस तरीके से प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट हो गई, और ये दूसरी प्लेट है, ये एक दूसरी प्लेट है। मैंने चलो इसे ऐसे बना दिया, कोई जरूरत नहीं इसकी गोल करने की। इसे एक 2 प्लेटें रखी गई, एक बड़ा सा कंटेनर लिया, उसमें 2 प्लेटें रखी गई। एक प्लेट ऊपर वाली दिख रही है आपको, और एक नीचे वाली प्लेट। 2 प्लेटें रखी गई, ठीक है, हवा में नहीं है, जोड़ी भी है। सो ये 2 प्लेटें हैं। अब देखिए इस 2 प्लेट में, यहां पे देखो, यहां पे क्या रखा? एक स्प्रेयर रखा। एक स्प्रेयर समझता ना आपको? स्प्रे। उसमें ऑयल लिया गया। उसमें क्या लिया गया? ऑयल। आप जाते हो कई बार सलून में जाते हो तो वो स्प्रे करता है पानी, अच्छा लगता है ना आपको, वो उसको बोलते हैं दैट इज स्प्रे। यहां पे क्या रखा गया बेटा? एक स्प्रे रखा गया। देखो ये एक स्प्रे है। अब वो थोड़ा अच्छे से तो नहीं आएगा स्प्रे, आप समझ लीजिए स्प्रे करके। और इस बॉटल में, यहां से इस बॉटल से बेटा ऑयल स्प्रे होगा। इस बॉटल में रखा गया है ऑयल। क्या रखा गया? ऑयल।
ऑयल रखा गया, कोई भी ऑयल ले लीजिए, हेयर ऑयल ले लीजिए, एडिबल ऑयल ले लीजिए, कोई भी ऑयल, कोई भी, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। इसे बोलते हैं बेटा एटोमाइजर। क्या बोलते हैं इसे? एटोमाइजर। ये बात ध्यान में रखना, इसे क्या बोलते हैं? एटोमाइजर। एटोमाइजर कुछ नहीं है, नाम उसका एटोमाइजर से तो डरना नहीं बेटा, एक स्प्रेयर है जो ऑयल को स्प्रे करेगा। ऑयल वहां से क्या होगा? स्प्रे होगा। जैसे ही ऑयल यहां से स्प्रे होगा बेटा, ये ऑयल के ड्रॉप्स आएंगे, यहां से आएंगे या नहीं आएंगे? देखो ना, अब ये थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो। ये देखो, इसमें से ऑयल स्प्रे करा, ये ऑयल है, इसमें से ऑयल क्या हो रहा है? स्प्रे हो रहा है। तो ये ऑयल के ड्रॉप्स यहां पे आएंगे ना, आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे बेटा, यहां पे ऑयल। अब देखो, ये जो प्लेट नजर आ रही है आपको, ये जो प्लेट नजर आ रही है, इस प्लेट को इतना बड़ा हॉल रखा गया कि उसमें से सिर्फ एक ड्रॉप आ सके एक वक्त में, मतलब बड़ा नहीं छोटा। समझ में आया कि बेटा? इसको इतना छोटा हॉल रखा गया कि एक वक्त में सिर्फ एक ही ड्रॉप निकल पाए उसमें से। एक प्लेट है, ऐसी सर्कुलर प्लेट है, उसको नीचे से क्या किया गया? सेंटर में होल किया गया, और वो होल इतना छोटा है बेटा कि एक वक्त में सिर्फ उसमें से एक ड्रॉप ही आएगा, दो ड्रॉप नहीं आएंगे। आ रहा है सबको समझ में? क्लियर है? तो ये यहां से ड्रॉप आएगा, यहां से क्या आएगा? ड्रॉप आएगा। थोड़ा इधर देखिए आप, यहां से ड्रॉप आएगा ऐसे, ठीक है? नीचे आएगा ड्रॉप, आएगा या नहीं आएगा? अब इधर देखो आप, नेक्स्ट क्या किया? नेक्स्ट उसने क्या किया बेटा? ये जो नीचे वाली जो प्लेट है ना, इसको इसने किससे जोड़ दिया? देखो, इसने उसको जोड़ दिया बेटा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल। ये देखिए बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, ठीक है? कोई रॉकेट साइंस नहीं, अभी तक ये बातें सारी बता चुका हूं आपको मैं। और दूसरी जो प्लेट है बेटा, वो जोड़ दी उसने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल। अभी तक के कुछ नहीं है, दो प्लेटें, एक कंटेनर है, उसमें दो प्लेटें लगाई गई है, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा है और एक बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को जोड़ा है। और ऊपर वाली जो बैटरी है बेटा, ये जो है ऊपर वाली, ये जो प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये वाली निगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट को एक होल है जिसमें से ऑयल ड्रॉप नीचे आ सके, क्योंकि ऑयल ऊपर स्प्रे हो रहा है ना। अब इधर से नहीं आएगा आजू बाजू से, नहीं तो बोलेंगे सर इधर आजू बाजू से आएंगे, नहीं यार, वो सारा पूरा क्लोज है ऐसा, ठीक है? तो यहां से ऑयल ड्रॉप आएगा, यहां से ऑयल ड्रॉप आएगा ऑयल ड्रॉप। अब देखो, ये जो सेंट्रल जो कंपार्टमेंट है, इस सेंट्रल कंपार्टमेंट में गैस होगा ना। अब अगर मैंने इस सेंट्रल कंपार्टमेंट में एक रेडिएशन पास की बेटा, इधर देखिए आप, यहां से हमने क्या पास की? एक रेडिएशन कोई भी ले लीजिए आप, एक्सरे ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक्सरे। चलो, यहां से हमने बम्बार्ड की बेटा एक्सरे। इधर देखिए आप, ये सही नहीं हुआ, हाँ इधर देखो आप, यहां से हमने बम्बार्ड की बेटा एक्सरे। कौन सी रेस? एक्सरे। बताइए कैसे प्रोड्यूस होती है एक्सरे? जब कैथोड रे किसी हेवी मेटल से टकराती है तब रेज निकलती है, उसे बोलते हैं हम एक्सरे। बताया था कि नहीं बताया था? कैथोड रे प्रोड्यूस दी एक्सरे व्हेन व्हिच इज स्ट्राइक ऑन दी हेवी मेटल प्लेट। किसी हेवी मेटल प्लेट से अगर कैथोड रे टकराएगी तो उसमें एक नई रेडिएशन निकलेंगी, उसे बोलते हैं एक्सरे। एक्सरेज की भी वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो ये भी आयोनाइजिंग रेडिएशन हो जाएगी फिर। अरे ये भी क्या हो जाएगी? आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो बेटा लिख रहा हूं यहां पे, दिस आर द आयोनाइजिंग रे। ये कैसी रे है? आयोनाइजिंग रे। मतलब इसके बीच में भी अगर कोई गैस आया तो आयोनाइज हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए कोई भी गैस होगा तो आयोनाइज हो गया। क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। तो आयोनाइज अगर हो जाएगा तो बताइए क्या बनेंगे? पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। यही तो बनेगा, दूसरा कुछ बनेगा क्या? नहीं ना। अब देखो, यहां पे उसने लगाया माइक्रोस्कोप, यहां पे क्या लगाया? माइक्रोस्कोप। इधर देखो, यहां पे लगाया माइक्रोस्कोप, क्योंकि ऑयल ड्रॉप तो छोटे छोटे होते हैं, ऑयल ड्रॉप छोटे छोटे होते दिखेंगे, लेकिन जितना चाहिए था उसे अच्छे तरीके से देखने के लिए उसने यहां पे अपोजिट साइड में क्या लगा दिया? माइक्रोस्कोप लगा दिया। अब होगा क्या? अब आपको इधर से दिख रहा है कि यहां से आयोनाइजिंग रेडिएशन आ रही है। आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है, आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है, इसके अंदर जो गैस फिल है बेटा, उसे क्या कर देगी? आयोनाइज। आयोनाइज का मतलब क्या होगा? वो पॉजिटिव निगेटिव आयन बना देगी। हमें किसकी पॉजिटिव की जरूरत नहीं, हमें किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन की। निगेटिव बोले तो निगेटिव आयन बोले तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। निगेटिव आयन बोले तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बन गया यहां पे। अरे क्या बन गया यहां पे? इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये ऑयल ड्रॉप आएगा या नहीं आएगा? ये मान लीजिए ऑयल ड्रॉप यहां पे आ गया। क्या आ गया? यहां पे आ गया सेंटर में। तो उसे ऐसे दिखा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑयल ड्रॉप पे डिपॉजिट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। आ रही बात सबको समझ में? इलेक्ट्रॉन जो है वो उस ऑयल ड्रॉप पे जमा हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज नहीं जमा हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दीजिए। अब मैं अभी इसे पॉजिटिव चार्ज को हटा देता हूं यहां से। इधर देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं हो रही है, पॉजिटिव चार्ज को छोड़िए। अब इतना तो समझ में आ रहा है कि यहां पे इन्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन का, और वो इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑयल ड्रॉप पे क्या हो रहे हैं बेटा? डिपॉजिट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिपॉजिट। अब उसे ये कैसे दिखा? आप बोलेंगे सर ये कैसे दिखा उसे कि ऑयल ड्रॉप पे जमा रहे इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन के दिखते हैं क्या? नहीं ना। तो देखो बेटा, ये ऑयल ड्रॉप है, इधर देखो आप, ये क्या है? ऑयल है। ये क्या है बेटा? ऑयल ड्रॉप। अब इतना बड़ा निकाल के बताया। अब मुझे बताइए, इसे कुछ ना कुछ मास होगा?
अरे होगा कि नहीं होगा? इससे कुछ ना कुछ मास होगा, और मास है तो ये ग्रेविटी से नीचे आएगा, मतलब ये mg की वजह से नीचे आना चाहता है। आ रहा है समझ में? ऑयल ड्रॉप होगा बेटा, मास तो होगा ना, थोड़ा बहुत ही मास होगा, कम होगा, ऊपर तो नहीं जाएगा ना वो, तो मास की वजह से क्या आएगा, वो नीचे आएगा, आएगा मास की वजह से नीचे। क्लियर है बात? यहां पे सबको समझ में आया? अब हमने ये बोला है कि उस ऑयल ड्रॉप पे कौन जमा हो रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं। अरे उस ऑयल ड्रॉप पे कौन जमा हो रहे हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं? तो नहीं। हमें पता है क्या इलेक्ट्रॉन कितने जमा हो रहे हैं? तो नहीं बेटा, हमने माना Ne इतने इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं। हमें नंबर पता है क्या? हमें पूछ के जमा हो रहे हैं क्या वो? हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन जमा हो गए? नहीं ना बेटा, हमने माना यहां पे कि कितने इलेक्ट्रॉन जमा हो गए वहां पे? n। किसके ऊपर? ऑयल ड्रॉप के ऊपर। क्या जमा हुए, क्या डिपॉजिट हुए? इलेक्ट्रॉन। वो किसके बराबर है? Ne के बराबर। अब मुझे एक बात बताइए, ऑयल ड्रॉप पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने लगेंगे तो ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज आने लगेगा। समझ में आ रही है ना? किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब मुझे एक बात बताइए, अब नीचे कौन सी प्लेट है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? अरे निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है। तो बताइए ये जो ऑयल ड्रॉप है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन जमा हुए हैं, डिपॉजिट हुए हैं, तो ऑयल ड्रॉप के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव कि निगेटिव? नेगेटिव। तो बताइए ये प्लेट जो है नीचे वाली नेगेटिव प्लेट इस ऑयल ड्रॉप को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी? रिपेल करेगी। आगे सबको समझ में क्लियर है? तो बेटा ये ऑयल ड्रॉप नीचे आएगा क्या? नहीं। फिर ये ऑयल ड्रॉप ऊपर जाना चाहेगा, किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। और वो जो चार्ज आया है किसकी वजह से आया है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। आगे सबको समझ में? Q इज द चार्ज। और वो जो चार्ज आया है वो किसकी वजह से आया बेटा? इलेक्ट्रॉन की वजह से आया। सबको समझ में आ रही है ना बातें? ऑयल ड्रॉप था बेटा, उसको मास था और वो ग्रेविटी से नीचे आना चाहता था, लेकिन हमने जैसे ही आयोनाइजिंग रेडिएशन भेजी, एक्सरेज भेजी बेटा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अब वो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने लगे, जमा होने लगे, कहां पे? ऑयल ड्रॉप पे। तो उस इलेक्ट्रॉन के डिपॉजिशन की वजह से किसके ऊपर? ऑयल ड्रॉप के ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। नीचे कौन सी प्लेट है? नेगेटिव प्लेट। तो नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। मतलब mg की वजह से ऑयल ड्रॉप नीचे आना चाहता है, ऊपर आना चाहता है? नीचे। अरे mg की वजह से ऑयल ड्रॉप नीचे आना चाहता है, लेकिन चार्ज की वजह से ऊपर जाना चाहता है। आगे सबको समझ में? Ne देखो यहां पे mg की वजह से नीचे आना चाहता है और QE की वजह से ऊपर जाना चाहता है। जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, mg बराबर QE बराबर हो जाएगा, तो ऑयल ड्रॉप कहां पे रहेगा? सेंटर में रहेगा। अरे समझ में आया? इसलिए इसे कैपिटल E बताते हैं। आपको सबको समझ में आया? जब बेटा क्या होगा बोलो? QE बराबर क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, QE बराबर क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। QE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। तो ऑयल ड्रॉप कहां पे रहेगा? सेंटर में रहेगा। क्या ये मूव करेगा यहां से? नहीं करेगा। और यहां पे माइक्रोस्कोप लगा हुआ है तो माइक्रोस्कोप में देख लेगा वो। अरे समझ में आया है नहीं आया? क्लियर है बात यहां पे कि ऑयल ड्रॉप सेंटर में रुकाने? आप तो बोलेंगे कि नहीं सर हवा में कैसे रुकेगा करके। वो सबको समझ में आया? क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं। उसे ऐसा देखा कि ऑयल ड्रॉप यहां पे आ गया, जब mg बराबर QE के बराबर हो जाए तो ऑयल ड्रॉप सेंटर में होगा। उसने माइक्रोस्कोप से देख लिया उसे, तो इस पर से उसने कंक्लूड ये निकाला कि ऑयल ड्रॉप के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं। अब वो ये निकालने की कोशिश कर रहा था कि ऑयल ड्रॉप के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं, तो वो किसके बराबर हो रहे हैं बेटा? बोलो, Ne के बराबर हो रहे हैं। किसके बराबर हो रहे हैं? Ne के बराबर। क्लियर है बात? देखो आगे देखो बेटा, Ne के बराबर, ये सबको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डिपॉजिट हो रहे हैं, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिटेड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिटेड, डिपॉजिट का मतलब जमा होना, डिपॉजिटेड ऑन बोलो किसके ऊपर? ऑन ऑयल ड्रॉप, ऑन ऑयल ड्रॉप, विच इज इक्वल टू क्या था बोलो? विच इज इक्वल टू Ne। किसके बराबर था? Ne के बराबर था। किसके बराबर था? Ne के बराबर था। और Ne के वजह से उसके ऊपर क्या डेवलप हो रहा था? चार्ज। किसके ऊपर? ऑयल ड्रॉप के ऊपर। तो मैं यहां पे Q इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं फिर? Ne। अरे समझ में आया ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए किसके ऊपर? ऑयल ड्रॉप के ऊपर, और उसके वजह से ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज जो होगा वो किसके बराबर होगा? Ne के बराबर होगा। सबको समझ में आया? अब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 50 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। आ रहा है सबको समझ में? अरे ये जो ऑयल ड्रॉप पे जो चार्ज डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होंगे उतना ही चार्ज होगा। और दूसरी बात यहां से देखिए, समझ में आ रहा है? रे क्लियर है सबको? किसी को नहीं समझ में आ रहा? ऐसा कोई है क्या? देखो बेटा यहां पे दोबारा से देखो, आपको एक बार और अच्छे से बता देता हूं। ये ऑयल ड्रॉप था, ये इसमें आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है? ये ऑयल ड्रॉप मास और ग्रेविटी की वजह से नीचे आना चाहता है। अब वहां पे उसके आसपास इलेक्ट्रॉन का इन्वायरमेंट है ना, तो
तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऑयल ड्रॉप पे बेटा जमा हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जमा होने की वजह से ऑयल ड्रॉप पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी क्या उसे? नहीं ना, उसे रिपेल करेगी ना। अब ये दोनों फोर्सेस अगर बराबर हो जाए तो ऑयल ड्रॉप सेंटर में आ जाएगा। तो हमें पता है ना, उस किसको, मिलिकन को पता चल गया कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता था, पहले ही पता चल चुका है हमें। समझ में आ गई ना बात? क्योंकि हमने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में जो कैथोड रेज है वो डिविएट कर जाते हैं, डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो कैथोड रे पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। इसका क्या मतलब है? कैथोड रे पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, मतलब कैथोड रे बोले तो इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे बोले तो इलेक्ट्रॉन। आया सबको समझ में? क्लियर है? अब इधर देखिए बेटा, अब उसके ऊपर सवाल ये है कि अब कितने इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो गए तो कितना चार्ज आएगा। अगर Ne इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो गए तो Q इतना चार्ज आएगा। उसने देखा कि ये जो N है, ये N की वैल्यू आई 1 2 3 4 5 एंड ऐसे ही, मतलब ऑलवेज इंटीजर नंबर आई, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ N। मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? दैट मींस या तो होगा N होगा, या तो क्या होगा बेटा 2N होगा, या तो क्या होगा बोलो यहां पे, इसका मतलब क्या होगा? या तो क्या होगा बेटा 3N होगा, या तो क्या होगा बेटा 4N होगा, या तो क्या होगा 5N होगा एंड सो ऑन। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा बेटा कि फिर आपने 1.5N ले लिया, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। या तो फिर आपने ले लिया बेटा 4.5N, ऐसे वैल्यू नहीं है बेटा उसकी। सबको समझ में आ रही है ना? उसने बेटा बार बार इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के बाद में उसने देखा कि जो N की वैल्यू जो है वो ऑलवेज इंटीजर नंबर आ रही है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू, N की वैल्यू। ठीक है? क्लियर है बात? सबको समझ में आ रही है ना? या तो 1 आएगी, या तो 2N आएगी, या तो 3N आएगी, या तो 4N आएगी, या तो 5N आएगी। ऐसे नहीं होगा कि 2.5N आ रही है, 1.5N आ रही है, 4.25 आ रही है, ऐसे कुछ नहीं होगा। समझ में आया सबको? इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं उसे? क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन। अब यहाँ पे क्वांटाइजेशन किसका है? चार्ज का, तो इसे बोला गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे इसे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ में आ रहा है ना? ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 10 ये जो वैल्यूज है बेटा इंटीजर वैल्यूज है। कैसी वैल्यूज है? इंटीजर वैल्यू। इसके बीच की वैल्यू अलाउड नहीं है, यही बता रहा हूं। ये दोनों के बीच की वैल्यू अलाउड नहीं है, 1.5 वैल्यू अलाउड नहीं है, 1.25 वैल्यू अलाउड नहीं है, 1.25 वैल्यू अलाउड नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। आप बेटा जब आप चॉकलेट खरीदने जाते हो शॉप पे, तो क्या आप बोलते हो कि नहीं हमें जो है 1.5 चॉकलेट चाहिए? वो बोलेगा बेवकूफ है क्या, या तो 1 लेके जा, या तो 2 लेके जा, या तो 3 लेके जा, 1.5 नहीं मिलेगा। तो समझ में आ रहा है ना? इसे बोलते हैं बेटा क्वांटाइजेशन। मतलब रेस्ट्रिक्शन को जो बेटा वेरिएशन है और फ्लक्चुएशन है उसको फिक्स कर देना, उसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन। क्या बोलेगी आप उसे? क्वांटाइजेशन। समझ में आ रहा है ना? कि और एग्जांपल दूं क्वांटाइजेशन का, वेरिएशन जो है उसको फिक्स कर देना, उसे कहते हैं बेटा क्वांटाइजेशन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो 2 स्टेप है, मान लीजिए ये जो पहली स्टेप है, नहीं नजर आ रही होंगी ना, समझ लो मैं नीचे ऊपर हूं करके, ठीक है? तो ये पहली स्टेप है और ये दूसरी स्टेप है बेटा। इनके बीच में जो गैप है वो 1 फीट का है, मान लो 1 फीट का मानने के लिए क्या जाता है आपको, तो जो तीसरी स्टेप होगी उसमें और दूसरी स्टेप में क्या होगा? 1 फीट का ही गैप होगा ना। ऐसा होता है क्या आपके घर में, आप जब स्टेयर बनाते हो तो एक बड़ी एक छोटी ऐसी बनाते हो क्या? नहीं ना बेटा, अरे ऐसी बनाते हो ना, ऐसी ही बनती है ना, ठीक है, ऐसी बनती है ना। मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस, ओए ये वाला डिस्टेंस क्या है बेटा? 1 फीट है। ये कितना है? 1 फीट। तो ये भी कितना होगा? 1 फीट। ये भी क्या हो जाएगा? 1 फीट। ये भी क्या हो जाएगा? 1 फीट। आप बोलोगे सर आप 2.5 फुट पे खड़े हो जाइए, आप ऐसे हो सकता है क्या? आप बोलेंगे सर आप 2.5 फीट पे 1.5 फीट पे खड़े हो जाइए, हो सकता हो क्या? नहीं बेटा, या तो 1 फीट पे खड़ा हो सकता हूं, या तो 2 फीट पे, या तो 3 फीट पे। इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन। इसी को क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन। तो यहां पे हम बेटा पायरियो का, सीडीओ का क्वांटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, चॉकलेट का क्वांटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम क्वांटाइजेशन किसका कर रहे हैं? चार्ज का क्वांटाइजेशन कर रहे हैं। आ गया सबको समझ में? तो इसे बोलते हैं बेटा दैट इज द क्वांटाइजेशन। क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फ्लक्चुएशन को फिक्स कर देना, उसी को क्या कहा जाता है? क्वांटाइजेशन। अब इसने एलिमेंट एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया और उसने निकाली बेटा N की वैल्यूज। क्या निकाली? यहां से N की वैल्यूज निकाली। तो उसे ऐसे नजर आया कि N की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, N की जो कौन सी वैल्यू थी बेटा? स्मॉलेस्ट वैल्यू। और N की उसने ऐसे देखा कि N की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है वो आई है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। -19 कूलम। एक बार एक्सपेरिमेंट तो नहीं करेगा ना बेटा, एक बार एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। आपने सुना होगा दैट इज जो थॉमस एडिसन था जिसने बल्ब की क्या किया था बेटा? डिस्कवर किया था। उसने बोला था कि मैं बल्ब बनाने में 9000
टाइम क्या हुआ था, फेल हुआ था। जब 10,000वीं बार जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब मैं उसके लिए क्या हुआ था, सक्सेसफुल हुआ था। तो एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या, वो हजारों टाइम्स एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्लियर है बात। तो बेटा जे आर.ए. मिलिकन ने क्या किया, आर.ए. मिलिकन ने भी इस एक्सपेरिमेंट को बार बार क्या किया, रिपीट किया और एन की एक स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाली। ओए एन की क्या निकाली बेटा, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू, और वो किसके बराबर आई, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। अब उसको आप पूछोगे सर उसे कैसे पता कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है करके, क्योंकि दूसरी जो वैल्यू आ रही थी इससे इसकी इंटीजर मल्टीपल आ रही थी, मतलब इसकी दूसरी वैल्यू क्या आएंगी, 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19। आया सबको समझ में, मतलब इस वैल्यू की इंटीजर मल्टीपल आएगी। दूसरी जो वैल्यू आई थी इस वैल्यू की इंटीजर मल्टीपल आई थी, तीसरी जो वैल्यू आई थी वो भी इसकी इंटीजर मल्टीपल थी, चौथी जो वैल्यू आई थी वो भी इसकी इंटीजर मल्टीपल थी। अगर मैंने इसे माना कि ये वैल्यू कौन सी है बेटा, n है, तो इसके बाद की जो दूसरी बड़ी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2n, और उससे बड़ी क्या आएगी 3n, उससे बड़ी क्या आएगी 4n, उससे बड़ी क्या आएगी 4। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये आई थी, तो उसने इसमें से माना कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो इसके बराबर होता है, और वो माइनस इसके बराबर होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। आ रहा है सबको समझ में, क्लियर है बेटा। दोबारा से बोल रहा हूं, यहां पे देखो बेटा, इसने एक बात तो यहां से बता दी कि इलेक्ट्रॉन पे जो ऑयल ड्रॉप पे जो इलेक्ट्रॉन जमा हुए हैं वो उसे पता नहीं था वो कितने हुए हैं, एनी, और ये एनी इलेक्ट्रॉन जो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप पे जो डिपॉजिट हो रहे हैं उसके वजह से ऑयल ड्रॉप पे क्या आ रहा है, चार्ज, और वो किसके बराबर है, क्यू के बराबर। तो उसने बेटा एक्सपेरिमेंट को रिपीट एंड रिपीट करने के बाद में एन की एक स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाली, जो वैल्यू कितनी थी बेटा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 और 19 कूलम। अब स्मॉलेस्ट इसलिए कहा उसने कि उसने जो आगे जितनी भी 10, 12, 20, 25 वैल्यूज निकाली थी बाद में, वो इंटीजर मल्टीपल आ रही थी इस वैल्यूज की, इसलिए उसने कंसिडर किया कि यही छोटी वैल्यूज है, इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इंटीजर मल्टीपल समझ में आ रहा है ना, अरे ये 1.6 है तो इसकी इंटीजर मल्टीपल आएगी 3.2, उसकी इंटीजर मल्टीपल आएंगी 4.8, उसकी इंटीजर मल्टीपल आएगी 6.4। समझ में आ रही ना बात है, ऐसे इंटीजर मल्टीपल आ रही है। एक क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, क्वेश्चन भी करा दूंगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। अब ये बता देता हूं कि अब आपको चार्ज समझ में आ गया, अरे चार्ज समझ में आ गया ना, अरे ये बेटा ये क्या है, चार्ज है, किसके ऊपर चार्ज है बेटा, दिस आर द चार्ज ऑन, बोलो ना, अरे क्या हो गया ये, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन। तो सबको समझ में आया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इधर देखो बेटा, सिर्फ मास निकाल के बताता हूं, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। बस 2 मिनट दीजिए मुझे, 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, E/m क्या आया, बोलो बेटा, E/m विच इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलम पर ग्राम। क्या आ गया, कूलम पर ग्राम, ठीक है। E क्या है, चार्ज है, M क्या है, मास है। चार्ज अभी निकाला हमने, बोलो चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। अब मुझे निकालना है मास, चार्ज तो पता चल गया, मास, तो इसको इधर खींचो, इसको इधर खींचो, सबको समझ में आया नहीं आया, तो बोलो मास विच इज इक्वल टू E अपॉन, ये वाली होगी, बोलो E अपॉन 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलम पर ग्राम। आ गया सबको समझ में या नहीं आया। अरे बेटा मास निकालना है ना हमको, अब क्या निकालना है, मास। E/m पता है हमें, E पता है, तो m निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो m यहां से क्या होगा, चलो बोलो, ये होगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम अपॉन 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलम पर ग्राम, कूलम पर ग्राम, कूलम से कूलम आउट, यहां पे जाएगा तो ग्राम इनवर्स, ऊपर जाएगा तो ग्राम, ऊपर जाएगा तो ग्राम। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में। वो आता है बेटा 9.12 इंटू 10 टू दी पावर -28 ग्राम, -28 ग्राम, और 9.12 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। ये क्या आ गया, मास, किसका मास आ गया, इलेक्ट्रॉन का मास आ गया, इलेक्ट्रॉन का मास, अरे मास आ गया ना इलेक्ट्रॉन का। चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। E/m कितना है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलम पर ग्राम। अभी देखो ना यार, m देखो, ये पता है, E/m पता है, E पता है, m निकाल सकते हैं। इसको हमने इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो ये E/m हो गया, E अपॉन E/m हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, हाँ समझ में आ गया, ज्यादा समझ में नहीं आना चाहिए। हाँ इधर देखिए, फिर m निकाले हमने, तो m क्या आ गया बेटा, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.9.12 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, -19 कूलम।
क्योंकि अगर आपको दे दिया जाए एक ऑयल ड्रॉप है हमारे पास, एक ऑयल ड्रॉप है और उसके ऊपर चार्ज है, मैं आपको दो प्रॉब्लम ग्रुप के ऊपर शेयर करूंगा। जैसे क्लास खत्म हो जाएगा या 12-1 बजे के आसपास में ऑयल ड्रॉप के ऊपर आपको चार्ज दे दूंगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछूंगा, या बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दूंगा और ऑयल ड्रॉप पे चार्ज पूछूंगा। दो प्रॉब्लम दूंगा, दो प्रॉब्लम घर से करके लेके आना है, नहीं आए तो कल आते बराबर वही प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बात? हाँ तनिष को बंद कर दे बेटा, ठीक है ना? क्लियर है सबको? 20 नहीं 25 में 28, हाँ 31 सही है ना?